आज हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत के बारे में कि क्रांति किस प्रकार शुरू हुई। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। जो सम्राट है वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे एक स्टेट जनरल बुलानी पड़ती थी। क्या बुलानी पड़ती थी? स्टेट जनरल, यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक करनी पड़ती थी। और उस स्टेट जनरल में तीनों वर्ग के लोग शामिल होते थे। ठीक है, तीनों वर्गों के लोगों में आपके पादरी, कुलीन वर्ग तो बैठा रहता था, और जो आपका तीसरा वर्ग है जनता, आपके मजदूर, किसान, ये सब लोग वहाँ पर खड़े रहते थे और गेट के पास खड़े रहते थे। ठीक है, इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, जबकि टैक्स भी इनको ही भरना है। तो ऐसे में इनको बिठा करके बात की जाती थी और नए टैक्स के लिए प्रस्ताव पारित करके मंजूरी लेनी पड़ती थी राजा को। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था है। क्या है? एक राजनीतिक संस्था है स्टेट जनरल, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यानी कि तीनों स्टेट के लोग आते थे। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आता था, और कुलीन वर्ग में सामंत लोग वगैरह आते थे, राजा लोग आते थे, और मध्यम वर्ग में, पढ़े लिखे वर्ग में किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर विशेष तौर पे भेजा जाता था प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन जितनी भी बैठक होती थी, बात होती थी, निर्णय, सारी बातें सुनने के बाद निर्णय जो है वो लेने का काम किसका था? निर्णय लेने का काम था आपके सम्राट का। और सम्राट कौन है? लुई सोलवा। लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलानी है और अंतिम बैठक इसकी। इससे पहले सरकार ही डिसीजन लेगा, सरकार ही डिसीजन लेगी कि ये स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई जाए। और इससे पहले ये बैठक जो है, लास्ट बैठक जो थी, इसकी अंतिम बैठक, वो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवे ने 1614 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। उसके बाद दोबारा बैठक बुलाई है, और वो बुलाई है 5 मई 1789 को। कब बुलाई है? 5 मई 1789 को। नए टैक्स बढ़ाने के लिए लुई सोलवे ने फिर से स्टेट जनरल की बैठक बुलाई है। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक और आलीशान भवन को सजाया गया। यानी कि मीटिंग में जो बड़े बड़े लोग आएंगे, पादरी वर्ग के, कुलीन वर्ग के, इन लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने वर्साई, राजा का जो महल है, वर्साई का महल, ठीक है, वर्साई के महल को सजाने की तैयारियां इन्होंने की। प्रतिनिधियों के लिए आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने, यानी पादरी वर्ग ने और कुलीन वर्ग ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। ठीक है, जो कि आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। कुर्सियां लगाई गई थी बाकायदा इनके लिए, सम्मान के लिए, और इनको बिठाया गया 300 लोगों को। लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, वो 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। यानी कि कुर्सियों पर तो 300 आमने सामने बैठे थे दोनों विशेष वर्ग के लोग, और जो तीसरे वर्ग के लोग हैं वो 600 आए थे, और वो सारे के सारे इन राजाओं महाराजाओं की कुर्सियों के पीछे खड़े रहे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग थे। पढ़ा लिखा वर्ग है तीसरा वर्ग, इसमें समृद्ध और पढ़े लिखे वर्ग के लोग ही आए। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी किसान, राजा की इस स्टेट जनरल की मीटिंग में किसान नहीं आ सकते थे, औरतों का आना मना था, और कारीगरों का आना भी मना था। पढ़े लिखे कुछ लोग, 600 लोग जो है पढ़े लिखे आए, लेकिन उनको भी खड़े रहना पड़ा। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई। यानी कि जिन लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, उन लोगों ने 40,000 लेटर के अंदर अपनी मांगे राजा तक पहुँचवाई, और उसकी एक लिस्ट बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी कि स्टेट जनरल में जो तीसरा वर्ग है, 600 लोग जो आए हैं पढ़े लिखे लोग, वो लोग अपने साथ 40,000 लेटर लेकर आए हैं। लेटरों में खास जो मांगे हैं, उन मांगों को इकट्ठा करके राजा के सामने बोलने के लिए लेकर आए हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग अपना एक वोट दे सकता है। इस बार भी लुई सोलवा इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी कि प्रत्येक वर्ग में से कोई एक व्यक्ति बोल सकता है,
और लुई 16वें ने इस बार भी इस प्रथा का पालन करवाया। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग की कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। स्टेट जनरल में लुई तो यही कहता था कि एक व्यक्ति वोट दे सकता है बस, लेकिन जो तीसरा वर्ग है, मध्यम वर्ग, उसके लोग ज़्यादा थे, 600 लोग थे, और उन 600 लोगों ने मांग रखी कि इस बार जो है पूरी सभा द्वारा वोटिंग करवानी चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अगर पूरे लोगों से मतदान करवाया जाए तो वो 600 है, और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों 300 ही है, तो 600 लोग जब वोट करेंगे तो एक एक व्यक्ति जब वोट देगा तो वहाँ पर दावा मजबूत जो है वो तीसरे वर्ग का हो जाएगा, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यही जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की किताब का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सम्राट ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया ना सिर्फ एक व्यक्ति वोट दे सकता है, एक व्यक्ति एक वोट, सब व्यक्तियों का वोटिंग करवाना संभव नहीं है, तो लुई ने इसको मना कर दिया। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप हमारी मांग नहीं सुनते हो तो हमारा यहाँ रुकना भी उचित नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लोग बाहर चले गए वर्साई के महल से। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि पूरी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो तीसरे वर्ग से संबंधित थी। तो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि अब खुद को जो है वो संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता मानने लगे थे कि जो भी है वो हम ही डिसाइड करेंगे, हम ही फिक्स करेंगे कि राष्ट्र को किस प्रकार से चलाना चाहिए। अब आप एक तारीख देख रहे हैं, याद रखें 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद 20 जून को ये प्रतिनिधि, ये जो तीसरे वर्ग के, मध्यम वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं जो वहाँ महल में आए हैं, वर्साई के महल में, ये प्रतिनिधि वर्साई के महल के बाहर एक टेनिस कोर्ट है, ठीक है, राजा के महल है वर्साई का, वहाँ से जब ये बाहर निकल गए तो बाहर निकलकर वहाँ राजा के महल के बाहर एक टेनिस कोर्ट है, उस टेनिस कोर्ट में ये सारे तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनिधि वहाँ पर बैठ गए, ठीक है, जमा हो गए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारा खुद का एक संविधान हम बनाएंगे, और अपने आप को तीसरे वर्ग ने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है, और शपथ ली, उसी टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन जाता तब तक हम इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे, और हम यहीं पर बैठ करके शपथ लेते हैं। एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? तो टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई है 20 जून 1789 को, ठीक है। तो नेशनल असेंबली का निर्माण हो गया भाई। उनका नेशनल असेंबली का जो नेता है वो 2 जने हैं, मिराबियो और आबेसियो। तो मिराबियो और आबेसियो ये 2 नेता बने हैं नेशनल असेंबली के। अब ये मिराबियो कौन है, आइए जानते हैं। मिराबियो का जन्म जो है वो कुलीन परिवार में हुआ है। देखिए यहाँ कुलीन परिवार का व्यक्ति ही तीसरे वर्ग की मदद करने आए हैं, ठीक है, जबकि ये विशेष अधिकार प्राप्त है, जबकि ये विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है। उनका नेतृत्व मिराबियो के बारे में जानिए आप। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। मिराबियो खुद कुलीन परिवार का है, लेकिन फिर भी तीसरे वर्ग के साथ खड़ा होकर वो बोल रहा है कि हाँ हमारे विशेष अधिकार खत्म होने चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि कोई कुलीन परिवार का व्यक्ति मध्यम वर्ग के साथ खड़ा है अपने ही अधिकारों को ख़त्म कराने के लिए। लेकिन सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से वह सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली मिराबियो ने, और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। उसके बाद पादरी वर्ग का ही व्यक्ति दूसरा नेता कौन बना है नेशनल असेंबली का, आबेसिए। तो एक तो कुलीन
कुलीन वर्ग का है, ठीक है, एक तो कुलीन वर्ग का है मिराबियो और एक है आपका पादरी वर्ग का आबेसिए। तो आप देख लो दोनों ही वर्गों से तीसरे वर्ग की मदद करने के लिए ये लोग आए हैं और ये खुद कह रहे हैं कि विशेष अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए। तो आबेसिए मूलतः पादरी वर्ग का था और उसने तीसरा स्टेट क्या है ऐसा एक अखबार में एक जोरदार भाषण दिया और एक जोरदार शीर्षक से एक प्रभावशाली पुस्तिका इसने लिखी। आबेसिए ने तीसरा स्टेट क्या है उसके बारे में इसने एक पुस्तिका लिखी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान दीजिए आप और आपको इनको कॉपी में भी लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1774, सबसे पहले देखो लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 स्टेट जनरल का आह्वान, 5 मई 1789 मैंने आपको बोला था 5 मई 1789 को एक स्टेट जनरल का आह्वान मीटिंग बुलाई गई। तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हो गया है और बास्तिल के किले पर हमला हो गया, देहात में किसानों में विद्रोह शुरू हो गया। फिर है 1791 में क्या हुआ है, संपूर्ण शक्तियाँ जनता के हाथ में आ गई है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए अब एक संविधान बनाया गया। 1792 से 1793 में क्या होता है, फ्रांस गणतंत्र बनता है, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है, राजा की जो है वो फांसी पर चढ़ा देंगे। इसके बाद जैकोबिन गणराज्य का पतन होगा और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाएगा 92-93 तक। इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका 1804 का समय। इस समय जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आएगा। यूरोप के विशाल भूभाग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया है और 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और उसमें नेपोलियन की बुरी तरह से हार हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, ये चित्र देख सकते हैं आप, फ्रांसीसी क्रांति का ये चित्र है और इसमें आप ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है। ये राजा के वर्साय के महल के बाहर जो टेनिस खेलने का जो कोर्ट है, टेनिस कोर्ट का मैदान है, वहाँ पर जो तीसरे वर्ग के 600 लोग थे वो बाहर जाकर बैठ गए थे और उन सब ने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा अपना खुद का संविधान नहीं बन जाता तब तक हम यहाँ से नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो आप एक पेंटिंग के जरिए किताब वाले ने दिखाया है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार जनता तैयार थी। और उसमें आप ये जो बीच में व्यक्ति देख रहे हैं ये है आपका, कौन है ये आपके कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, मिराबियो, और ये है आपका पादरी वर्ग का आबेसिए। ये दोनों नेता हैं और इन्होंने जनता के सामने विशेष अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा करवाई और संविधान बनाने की घोषणा, शपथ ली। आइए आगे पढ़ते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन कर रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें, फसल खराब हो चुकी है और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही है। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, बेकरी के जो मालिक है वो स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए पाव रोटी की कीमतों को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं और जमाखोरी करने में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे थे और उनको खाने के लिए चाहिए था। इसलिए जो औरतें लंबी लाइनों में लगी हुई है और लगने के बावजूद भी उनको पाव रोटी नहीं मिल रही है और पाव रोटी की कीमतें फ़ायदा उठाकर जो दुकान वाले हैं, बेकरी वाले, वो और ज़्यादा कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे गरीब व्यक्ति को खाना नहीं नसीब हो रहा है। ऐसे में जो जनता है वो क्या कर रही है, बेकरी पर ही धावा बोल दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सम्राट ने देखा कि किस प्रकार तीसरे वर्ग के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर सम्राट ने क्या करा, लुई ने सेना को पेरिस में भेज दिया और प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सेना को बुला लिया उसने। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई, डेट देख लीजिए, बास्तिल के किले पर जब लुई ने ये ऑर्डर निकाला कि पेरिस के अंदर जो है वो धावा बोल दिया जाए, सेना आ जाए और सेना इस भीड़ को हटाए, तो ऐसे में गुस्से वाली भीड़ ने क्या करा, 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर धावा बोलकर बास्तिल के किले को नेस्तो नाबूद कर दिया, यानी ध्वस्त कर दिया, किले को लूट लिया, उसमें रहने वाले लोगों को आज़ाद कर दिया। देहाती इलाके में गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लट्ठेतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं लड़ने के लिए, जो पक्की फसिल को तबाह करने निकले
हुए हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बलेचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। तो जो डरपोक लोग हैं वो सब निकल गए, कुलीन वर्ग भी जागीरें छोड़ के चला गया और दूसरे क्षेत्र में जाकर बस गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः, जब लुई ने ये देखा कि प्रजा जो है उसके खिलाफ विद्रोह कर चुकी है, तो फिर ऐसे में लुई जो है वो रुका और उसने जो तीसरे वर्ग की जो नेशनल असेंबली बनी हुई है उस नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। यानी अब जो वो निर्णय लेगा वो संविधान में डिस्कस करके ही फिर वो निर्णय लेगा। यानी उसकी शक्तियों पर अब कंट्रोल होने लग गया है। उसने ये इस असेंबली को मान्यता दे दी। अब ये असेंबली जो बोलेगी वही राजा को करना पड़ेगा। ऐसे में 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, नेशनल असेंबली जो थी, उसने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंत व्यवस्था के उन्मूलन के लिए एक आदेश पारित किया। जो राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी है। इस नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त को ही एक ऑर्डर निकाला और ऑर्डर में क्या निकाला कि कर यानी जो टैक्स है और कर्तव्य है और बंधन वाली जो ये सामंती व्यवस्था है उस पर रोक लगा दी जाए। यानी अब कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, किसी प्रकार के राजा का या सामंतों का कोई व्यवस्था जो है उसको ख़त्म करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया नेशनल असेंबली ने। और ये नेशनल असेंबली के हीरो कौन है? ये नेशनल असेंबली के मालिक है तीसरे वर्ग के पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस नेशनल असेंबली ने कहा कि अब पादरी वर्गों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, वो भी समाप्त कर दिए गए। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर अपन ने पढ़ा था शुरू में, टाइल और ताइद, ये भी ख़त्म कर दिए गए। चर्च के नाम पर जो स्वामित्व वाली भूमि थी वो भी ज़बरदस्ती जब्त कर ली गई थी। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति, कितनी? 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। कितनी? 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब है आपका फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्या बन गया? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली जो है सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। नेशनल असेंबली जो है उसने 1791 तक आते आते फ्रांस का एक संविधान बना लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो नेशनल असेंबली है जिसने संविधान बनाया उसका इरादा क्या था? मध्यम वर्ग ने क्या उद्देश्य से इसका निर्माण किया संविधान का? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना इनका मकसद था। क्या मकसद था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी सम्राट की सारी शक्तियाँ अब संविधान के अंतर्गत जनता के हाथ में आ जाएगी। सम्राट की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के कारण, एक व्यक्ति के हाथ में थी, लुई के हाथ में थी, तो एक व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय, केंद्रीकृत होने की बजाय अब ये जो शक्तियाँ हैं इनको विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाना चाहिए, हस्तांतरित कर दिया गया। मैंने आपको एक किताब के नाम बोला था, मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कानून की आत्मा। उसने यही कहा था कि शक्तियों को बांट देना चाहिए। तो फ्रांस में अब मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत के आधार पर फ्रांस की शक्तियों को बांट दिया गया, सत्ता को बांट दिया गया। वही इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। अब राजतंत्र में काम तो होगा, लुई को भी माना जाएगा, लेकिन संविधान को ज़्यादा माना जाएगा। जो जनता बोलेगी वो ज़्यादा होगा। आइए नीचे देख लीजिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये जो जिस प्रकार फ्रांस का संविधान बांटा गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका में देखो आप, न्यायाधीश आएगा आपका, और न्यायाधीश जो है वो वोट के जरिए काम करेंगे। कार्यपालिका में देखो, विधायिका में देखो आप, सबसे पहले नेशनल असेंबली, 745 सदस्य हैं नेशनल असेंबली में, और उनको चुना किसने है? वोट देकर, 50,000 पुरुष वोट देकर इस नेशनल असेंबली के सदस्यों, 745 सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, जनता के द्वारा वोट दिया जाएगा इनको, सक्रिय लोगों के द्वारा वोट दिया जाएगा इनको। और उसके अलावा कार्यपालिका, कार्यपालिका में सम्राट है सबसे ऊपर, लेकिन सम्राट की शक्तियों पर नियंत्रण किसका है? नेशनल असेंबली का। सम्राट की शक्तियों पर नियंत्रण किसका है? नेशनल असेंबली का। ठीक है, और उसके बाद मंत्री लोग हैं सम्राट को सलाह देने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से तो
जो संविधान है वो नेशनल असेंबली के द्वारा ही चलाया जाएगा, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कर दिया गया। फिर आगे देखिए, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 1791 में अब कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? नेशनल असेंबली को दे दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली जो है उसमें इलेक्शन होता था और फिर उसके बाद सदस्यों को चुनकर भेजा जाता था। सर्वप्रथम नागरिक एक इलेक्शन यानी निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सबसे पहले एक निर्वाचक समूह का चुनाव होता था जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार नहीं था, सब लोग वोट नहीं कर सकते थे। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था उनको दर्जा दिया जाए, यानी जिसकी उम्र 25 वर्ष है उससे ज़्यादा है ऐसे पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हो ऐसे लोग, पैसे के आधार पर काम चल रहा है यहाँ पे भी, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, यानी पुरुषों को बाकी जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है वो लोग, और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर पैसा चुका सकते हैं, टैक्स चुका सकते हैं, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। बाकी पुरुषों और महिलाओं को यहाँ गिनती नहीं गिनी जाती थी। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने वाली असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में, यानी असेंबली में वही सदस्य बन सकता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था। सबसे ज़्यादा टैक्स देता था वही व्यक्ति असेंबली में निर्वाचक के रूप में चुना जाता था। आगे देखिए, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। संविधान जो है वो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। और जीने के अधिकार, अब जो है नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार नैसर्गिक अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, यानी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी राज्य का क्या कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इस प्रकार पुरुषों को जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और कानून बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक अहरणीय का अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से जो अधिकार दिए मूल अधिकार के रूप में ये अधिकार उनको सौंप दिए गए फ्रांस के लोगों को, ठीक है। और ये अधिकार इनसे कोई नहीं छीन सकते हैं। इन अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है, क्या है एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। देखिए, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसी अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेही न हो। पांचवा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। छठा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। फिर सातवां, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जाएगा और न ही गिरफ्तार किया जाएगा, न ही नज़रबंद किया जा सकता है। 11वां, प्रत्येक नागरिक को बोलने का, लिखने का, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी नागरिकों की होगी। 12वां, सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए टैक्स लगाना जरूरी है। सभी नागरिक उनके आय के अनुसार टैक्स देंगे। 17वां, संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुलंघनीय अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। कानून की नज़र में सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामले में व्यक्ति मुआवजा जरूर देना
चाहिए। तो ये इस प्रकार से पुरुषों और नागरिकों को फ्रांस के अंदर एक अधिकार पत्र दिए गए। फिर आप कुछ चित्र देख लीजिए, राजनीतिक प्रतीक हैं, ये मायने हैं राजनीतिक प्रतीकों के। जैसे देखो आप ये जंजीर देख रहे हो, ये जंजीर है और ये जंजीर है टूटी हुई जंजीर। इसका क्या मतलब है? दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है, इसका मतलब है आज़ादी मिल गई। फिर आप देख रहे हैं छड़ों, क्या लिखा हुआ है? छड़ों का बर्छीदार गट्टर, ये आपका छड़ों का बर्छीदार गट्टर देख रहे हैं आप। इसका क्या मतलब है? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्टर को नहीं, यानी एकता में ही बल है। तो ये एकता का प्रतीक है छड़ी। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं त्रिभुज में आँख बनी हुई है, तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, इसका क्या मतलब है? सर्वदर्शी आँख का ज्ञान का प्रतीक है, यानी सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाएगी। फिर आप ये देखिए राजदंड, ये क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक है। और एंड में आप देखिए नीचे अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, इसका क्या मतलब है? समानता का प्रतीक, यानी अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी सब समान हैं। फिर आप ये लाल कलर की टोपी, लाल फ्रजाइन टोपी देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है टोपी का? यानी गुलामों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, यानी जो पहले दास थे वो स्वतंत्र हो गए हैं, तो दासों को स्वतंत्र होने पर लाल टोपी पहननी पड़ती थी, यानी वो स्वतंत्र हो चुके हैं। फिर है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है ये, नीला सफ़ेद और लाल, ये झंडा है। पहले नीला फिर सफ़ेद और फिर लाल, ये फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा है, रंग है फ्रांस के। उसके बाद डेनो वाली स्त्री, ये डेनो वाली स्त्री क्या है? ये कानून का मानवीय रूप है। आपने अदालत में देखा होगा, आंख पर पट्टी बंधी हुई एक महिला होती है, वो कानून की स्त्री मानी जाती है, कानून का प्रतीक है वो। वहीं फ्रांस में डेनो वाली स्त्री को कानून का प्रतीक माना गया। फिर है विधि पट, कानून सबके लिए समान है और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं।